गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन कल लेसन नंबर फर्स्ट जो है एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड ये कंप्लीट कर चुके थे लेकिन स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आने वाले हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहला जो टॉपिक था वो था बच्चों एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यदि क्वेश्चन एग्रोनॉमी के अंदर से पूछा जाए तो कैसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक के अंदर से। देखो बच्चों अपन ने पढ़ा था एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द था? ग्रीक का। ठीक है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द था। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है? 2 शब्दों से। कौन कौन से थे? पहला था एग्रोस, दूसरा कौन सा था? नोमस। एग्रोज का मतलब होता है बच्चों फील्ड, या इसको क्या कहेंगे? भूमि। नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट या प्रबंधन। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके थे। एग्रोनॉमी के फर्स्ट टॉपिक था ये। ठीक है, यदि क्वेश्चन एग्रोनॉमी के इस टॉपिक के अंदर से पूछा जाए तो किस प्रकार से पूछा जा सकता है? देखिए बच्चों, पहले तो अपन मार्क डिवाइडेशन की यदि बात करें तो ये जो चैप्टर है वो 3 ही नंबर का है, लेकिन कई बार 4 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो 3 नंबर का चैप्टर है, तो एक क्वेश्चन तो आता है यहाँ से 2 नंबर का, एक कितने का आता है? 1 नंबर का। तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आने हैं। तो पहला जो टॉपिक था वो एग्रोनॉमी था। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द था? ग्रीक का। कौन सी का था बच्चों? ग्रीक का। मैं पहले भी बता चुका था आपको कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का वर्ड है, लेकिन एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का है? लैटिन का। कौन सी का है बच्चों? लैटिन का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 1 नंबर में आ सकता है वो क्या हो सकता है? देखिए बच्चों, सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन यदि 1 नंबर में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो देखिए बच्चों, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है एग्रोस, दूसरा है नोमस। कौन सा है? नोमस। एग्रोस को कहते हैं बच्चों फील्ड या भूमि, नोमस को कहते हैं मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो मैं कहना चाहूँ सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व खेत के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगी बच्चों? एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। क्या कहलाएगी बच्चों? सस्य विज्ञान। बच्चों इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन का है। जेट वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का वर्ड है बच्चों? ग्रीक का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आया था बच्चों वो था मृदा। क्या था? मृदा। तो देखो बच्चों, मृदा नेक्स्ट 2nd नंबर का जो टॉपिक था वो था मृदा सॉइल। मृदा के अंदर अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी बच्चों। एक पढ़ा था मृदा उर्वरता, दूसरी पढ़ी थी मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता को कहते हैं सोइल फर्टिलिटी। मृदा उत्पादकता को कहते हैं सोइल प्रोडक्टिविटी। देखिए बच्चों, मृदा उर्वरता पढ़ा था और मृदा उत्पादकता पढ़ा था। मृदा उर्वरता की यदि बात करें सोइल फर्टिलिटी की, तो पौधों को प्राप्य रूप में पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं बच्चों मृदा उर्वरता। क्या कहेंगे? मृदा उर्वरता। या दूसरी परिभाषा की अपन बात करें तो मृदा की जैविक, भौतिक व रासायनिक शक्तियों के योग को क्या कहेंगे बच्चों? मृदा उर्वरता। क्या कहेंगे? मृदा उर्वरता।
मृदा उर्वरता की यदि बात करें, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मृदा उत्पादकता। क्या आता है? मृदा उत्पादकता। तो मृदा के द्वारा प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन देने की क्षमता होती है उसको कहते हैं बच्चों मृदा उत्पादकता। क्या कहेंगे? मृदा उत्पादकता। तो नेक्स्ट एक एक नंबर में यदि क्वेश्चन पूछे जाए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मृदा उर्वरता को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। यदि एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएं तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मृदा उर्वरता को परिभाषित कीजिए। दूसरा पूछा जा सकता है मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। यदि इस टॉपिक की बात करें, इसमें से यदि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कैसे पूछा जा सकता है? तो देखिए बच्चों, मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता में 4 अंतर लिखिए। पिछले जो बोर्ड के पेपर हुए हैं बच्चों, उसके अंदर ही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता में 4 अंतर लिखिए। तो देखिए बच्चों, अंतर की यदि बात करें तो मैं अंतर की यदि बात करना चाहूँ आप लोगों से, तो मृदा उर्वरता मृदा की जैविक, भौतिक व रासायनिक शक्तियों के योग को क्या कहेंगे? मृदा उर्वरता। यदि मृदा उत्पादकता की बात करें तो मृदा के द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता को क्या कहेंगे? मृदा उत्पादकता। दूसरे यदि अंतर की बात की जाए तो मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है, जबकि मृदा उत्पादकता की प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा सकती है। तीसरे यदि अंतर की बात की जाए तो एक उर्वरक मृदा उत्पादक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक उत्पादक मृदा कैसी होती है बच्चों? हमेशा उर्वरक। कैसी होती है? उर्वरक। तो ये 4 अंतर पूछे जा सकते हैं आपसे 2 नंबर के अंदर। मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता में 4 अंतर लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपने टॉपिक पढ़ा था बच्चों मृदा अपरदन। क्या पढ़ा था? मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन आपने टॉपिक पढ़ा था। मृदा अपरदन आपने टॉपिक पढ़ा था। मृदा अपरदन की यदि बात करें तो मृदा का किसी भी कारक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा बच्चों? मृदा अपरदन। क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन की यदि बात की जाए तो मृदा अपरदन कितनी शक्तियों के द्वारा होता है? 2, जल और वायु। तो पहला था बच्चों जल अपरदन। कौन सा था? जल अपरदन। दूसरी यदि बात की जाए तो दूसरा अपरदन का प्रकार कौन सा था? वायु अपरदन। तो देखो बच्चों, जल अपरदन। जल अपरदन की यदि बात की जाए तो जल का मृदा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है बच्चों? जल अपरदन। क्या कहलाएगा? जल अपरदन। जल अपरदन के स्टेप्स की यदि बात करें तो कितनी स्टेप्स होती है बच्चों? 4। कितनी होती है? 4। पहली कौन सी थी? बौछार क्षरण। दूसरी थी बच्चों परत क्षरण। तीसरी थी बच्चों रिल। और चौथी कौन सी थी? अवनालिका। अवनालिका। देखो, जल का
जल के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा बच्चों? जल अपर्दन। जल अपर्दन की कितनी स्टेप्स? 4। पहली कौन सी थी? बौछार चरण। देखो जब मैंने बताया आपको प्रारंभ में जब वर्षा प्रारंभ होती है तो वर्षा की जो बूंदें रहती है वो धरातल पर आकर गिरती है। धरातल पर आकर गिरने के पश्चात जो ऊपर की परत है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, तो उसको कहते हैं बच्चों बौछार चरण। क्या कहेंगे? बौछार चरण। उसके बाद जब मृदा की ऊपर की परत बह करके चली जाती है तो उसको क्या कहेंगे? परत चरण। तो दूसरी अवस्था कौन सी थी? परत चरण। तीसरी यदि अवस्था की बात करें तो रिल की यदि बात की जाए तो अधिक वर्षा होने पर जमीन में छोटी छोटी नालियां पड़ जाती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? रिल। क्या कहेंगे? रिल। जब ये छोटी छोटी नालियां बड़ी बड़ी नालियों का रूप ले लेती है तो उसको कहते हैं बच्चों अवनालिका। क्या कहते हैं? अवनालिका। बच्चों मैं आपको बता चुका था, यहाँ से जेट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जल अपर्दन की सबसे भयानक अवस्था कौन सी होती है? अवनालिका। कौन सी होती है बच्चों? अवनालिका। तो जल अपर्दन के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जल अपर्दन को समझाइए, यह जल अपर्दन कितने प्रकार का होता है, इसकी स्टेप्स कितनी होती है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी यदि बात की जाए वायु अपर्दन, देखो वायु के द्वारा मृदा का एक स्थान से भौतिक रूप से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है बच्चों? वायु अपर्दन। वायु अपर्दन के स्टेप्स की यदि बात करें तो कितनी स्टेप्स होती है बच्चों? 3। कितनी होती है? 3। पहली कौन सी थी? निलंबन। दूसरी कौन सी थी बच्चों? उच्छलन। तीसरी कौन सी थी बच्चों? सतही सर्पण। सतही सर्पण। देखो निलंबन की यदि बात की जाए तो वे मृदा कण जिनके कणों का आकार कितना होता है बच्चों? 0.1 mm से कम होता है, वे वायु के साथ उड़कर हजारों किलोमीटर की दूरी तक चले जाते हैं, उस अवस्था को कहते हैं बच्चों निलंबन। क्या कहते हैं? निलंबन। दूसरी यदि बात की जाए तो दूसरी अवस्था थी उच्छलन। कौन सी थी? उच्छलन। वे मृदा कण जिनके कणों का आकार 0.1 से 0.5 mm के मध्य होता है, वे वायु के साथ उछलकर कुछ दूरी तक चले जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहेंगे बच्चों? उच्छलन। क्या कहेंगे? उच्छलन। तीसरी यदि बात की जाए सतही सर्पण की तो वे मृदा कण जिनके कणों का आकार 0.5 mm से क्या होता है बच्चों? अधिक। 0.5 mm से अधिक होता है, वे वायु के साथ रिपट कर मृदा की ऊपर की सतह पर कुछ दूरी तक चले जाते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? सतही सर्पण। क्या कहते हैं बच्चों? सतही सर्पण। तो ये 2 चरण पढ़े थे अपन ने। मृदा अपर्दन के 2 प्रकार पढ़े थे। पहला था जल अपर्दन, दूसरा था वायु अपर्दन। जल अपर्दन की यदि बात की जाए तो कितनी अवस्थाएं? 4। पहली थी बौछार चरण, दूसरी थी परत चरण, तीसरी थी रिल, चौथी थी अवनालिका। जल अपर्दन की सबसे भयानक अवस्था कौन सी बच्चों? अवनालिका। पहले जेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वायु अपर्दन की अपन बात कर चुके थे। वायु अपर्दन की यदि बात करें तो वायु अपर्दन की कितनी स्टेप्स थी बच्चों? 3। कितनी थी? 3। पहली कौन सी थी? निलंबन। कौन सी थी? निलंबन। वे मृदा कण जिनके कणों का आकार 0.1 mm से कम होता है, वे वायु के साथ उड़कर हजारों किलोमीटर की दूरी तक चले जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? निलंबन। दूसरी यदि स्टेप्स की बात की जाए तो उच्छलन है। तो उच्छलन वे मृदा कण जिनके कणों का आकार 0.1 से 0.5 mm के मध्य होता है, वे उछल करके कुछ दूरी तक चले जाते हैं, उस अवस्था को कहते हैं क्या? उच्छलन। वायु अपर्दन का ध्यान रख लेना बच्चों, 50 से 75% जो अपर्दन होता है वो कौन सी अवस्था पे होता है? उच्छलन के द्वारा। तीसरी यदि बात करें सतही सर्पण, तो वे मृदा कण जिनके कणों का आकार 0.5 mm से अधिक होता है, वे वायु के द्वारा मृदा की ऊपर की सतह पर रिपट कर कुछ दूरी तक चले जाते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? सतही सर्पण। क्या कहते हैं बच्चों? सतही सर्पण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जल अपर्दन को समझाइए या वायु अपर्दन को समझाइए। 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद लास्ट अपना जो टॉपिक चला था वो कौन सा चला था बच्चों? बीज। कौन सा चला था? बीज।
सीड अपने लास्ट टॉपिक चला था बीज। बीज की अपन बात कर चुके थे। तो बच्चों नेशनल सीड कॉरपोरेशन में आपको बताया भी था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 के अंदर की गई थी। मुख्यालय कहाँ था इसका? नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय था। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना बच्चों 1978 के अंदर की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर। उसके बाद में आपको बता चुका था सीड एक्ट, बीज अधिनियम। बीज अधिनियम कब बना था बच्चों? 1966 में। लेकिन लागू कब किया गया था? लागू किया गया था इसको कब? अक्टूबर 1969 को। बीज अधिनियम क्या कहता है कि एक शुद्ध बीज में खरपतवारों के बीजों की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये था बीज अधिनियम। कौन सा था? बीज अधिनियम। उसके बाद अपन ने उत्तम बीज की बात की थी। उत्तम बीज की बात की थी। तो ऐसा बीज जो स्थानीय किस्मों की अपेक्षा 10 से 15% उत्पादन अधिक देता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? उत्तम बीज। क्या कहलाएगा? उत्तम बीज। क्या कहलाएगा बच्चों? उत्तम बीज। उत्तम बीज के गुणों की अपन ने बात की थी। उसके बाद इसके अंदर जो टॉपिक चलता है वो था बच्चों काम का, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो थे बीज के प्रकार। क्या थे? बीज के प्रकार। टाइप ऑफ सीड, बीज के प्रकार। बीज के प्रकार कितने थे बच्चों? चार थे। पहला कौन सा था? पहला था बच्चों मूल केंद्रक बीज। जिसको कहते हैं न्यूक्लियर सीड। न्यूक्लियर सीड। दूसरा जो प्रकार था वो था बच्चों प्रजनक बीज। कौन सा था? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड। तीसरा जो प्रकार था वो था बच्चों आधार बीज। कौन सा था? आधार बीज, जिसको कहते हैं फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड। चौथा जो प्रकार था बच्चों वो था प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड। ये 4 प्रकार के बीज थे। टाइप्स ऑफ बीज की यदि बात करें तो 4 प्रकार के बीज थे। पहला था मूल केंद्रक बीज, दूसरा था प्रजनक बीज, तीसरा था आधार बीज और चौथा कौन सा था? प्रमाणित बीज। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो 2 नंबर में पूछा हुआ है। कितने नंबर में? 2 नंबर में। पिछले एग्जामों में, बोर्ड एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बच्चों? देखिए 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी कीजिए। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी कीजिए। उसके अंदर 2 बीज दे देता है, कोई से भी 2 बीज दे देता है वो। जैसे मान लीजिए एक दे दिया प्रजनक बीज, एक दे दिया प्रमाणित बीज। तो एक एक नंबर के 2 हो गए यहां, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। एक नंबर के टोटल मिला करके। बोर्ड एग्जामों में पिछली ईयर ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं बच्चों। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी कीजिए, 2 बीज दे देगा वो, ठीक है, उनके ऊपर टिप्पणी करनी होती है अपन को, ठीक है। तो देखो बच्चों बीज के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के हैं। पहला है मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज की यदि बात की जाए तो यह प्रारंभिक बीज होता है जो कम मात्रा में होता है तथा यह कृषि अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालयों के पास ही होता है। तो वो होता है मूल केंद्रक बीज। कौन सा होता है बच्चों? मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज की यदि बात की तो यह 100% आनुवांशिक रूप से शुद्ध होता है और इसके टैग की यदि बात करें तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी टैग नहीं होता है।
दूसरी यदि बात करें बच्चों प्रजनक बीज, प्रजनक बीज की यदि बात करें तो इसको ब्रीडर सीड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ब्रीडर सीड। प्रजनक बीज को ब्रीडर सीड कहते हैं। और ब्रीडर सीड की यदि बात करें तो इसके अंदर जो टैग लगा रहता है वो रहता है बच्चों सुनहरे पीले रंग का रहता है। मैं आपको बता भी चुका था, सुनहरे पीले रंग का। और मूल केंद्रक बीज के गुणन के द्वारा जो बीज तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रजनक बीज। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात की जाए आधार बीज, आधार बीज को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फाउंडेशन सीड। क्या कहते हैं? फाउंडेशन सीड। आधार बीज पर यदि टैग की बात की जाए तो सफेद रंग का टैग लगा रहता है। और प्रजनक बीज के गुणन के द्वारा जिस बीज का उत्पादन किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? आधार बीज। क्या कहलाता है? आधार बीज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज की यदि बात की जाए तो आधार बीज के गुणन के द्वारा जिस बीज का उत्पादन किया जाता है वो कहलाता है बच्चों प्रमाणित बीज। क्या कहलाता है? प्रमाणित बीज। ठीक है, तो प्रमाणित बीज जो रहता है वो 100% शुद्ध होता है और किसान इसे बोने के लिए उपयोग में लेता है। तो ये 4 प्रकार बताए थे मैंने आपको बीजों के। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, तो आप ध्यान रखिए इनको। पहला सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए, दूसरा मृदा उर्वरता को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता में 4 अंतर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी कीजिए। प्रजनक बीज आ सकता है, प्रमाणित बीज भी आ सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। पहला चैप्टर आपका पूरे रूप से कंप्लीट है, आप इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें। धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपन चैप्टर की बात करेंगे, नए चैप्टर की, तो वो नया चैप्टर है फसल उत्पादन, लेसन नंबर 6। थैंक यू।